बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना दिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। और जनाब ये हफ्ता जो है हफ्ते का दूसरा दिन है और हम चाहते थे कि अच्छी अच्छी खबरों के साथ एंटर हो, लेकिन जो ही हफ्ते में एंटर हुए हमें मुज़ाकरात का पता चला कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं। और उसके साथ साथ अब इस हफ्ते में एंटर होते हुए आपको ये भी खबरें शेयर कर दें कि जनाब PTCL की जानिब से भी ये बयान अब सामने आया है कि जो उनकी केबल है, जो सबमरीन केबल है, उसको नुकसान पहुंचा और उसे ठीक करते करते तकरीबन एक हफ्ता उनको लग जाएगा और तकरीबन 20 अप्रैल तक ये काम जारी रहेगा। तो एक हफ्ते तक जो शाम के औकात हैं उनमें आपको जो सिग्नल्स हैं वो कम मिलेंगे। और इसके अलावा लोड शेडिंग का एक इशू चल रहा है जनाब। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भरपूर तरीके से हो रही है। शहरी इलाकों में 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे की हो रही है, तो दही इलाकों में इससे भी ज़्यादा है। परेशान हो रही है आवाम इस चीज़ से, क्योंकि वेदर एंजॉय करने का हम उन्हें कहते हैं, लेकिन दिन के औकात में आपको पता है कि दर्जा हरारत अब किस तरीके से बढ़ना शुरू हो गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया। अलबत्ता आपके लिए अच्छी खबर यह है कि एक जो नया बारिशों का सिलसिला है वो दाखिल हो चुका है मुल्क भर में, और उसके पेश नज़र जब बारिशें होंगी तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी और तेज़ बारिशें बरसने की नवीद जो है वो सुनाई गई है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और ये भी अच्छी खबर शेयर कर लेते हैं। जो एक हम सोच रहे थे कि जी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फेल हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल हम कह भी नहीं रहे थे अली। हम होपफुल थे और हमें पता था कि इतनी लंबी लड़ाई एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती, उसमें डेफिनेटली पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए, मगर उम्मीद अभी भी हमें बाकी है और मज़ीद मुज़ाकरात की पेशरफ्त का इम्कान अब ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान डील के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त ईरान कोई तिजारती सरगर्मी अंजाम नहीं दे रहा। हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी की गई है। ईरान के बाद जो अगला मामला है क्यूबा का हो सकता है, इशारा दे दिया उन्होंने। पॉप लियो के हवाले से सवाल पर अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि हम अमनो अमान पर यकीन रखते हैं। ऐसा लगता है कि पॉप लियो को उससे मसला है, माफ़ी मांगने के लिए कुछ नहीं है, वो गलत है। गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर की। अब नायब सदर की भी बात करते हैं, जिन्होंने इशारे दिए हैं कि अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने हफ्ते को पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनमें खासी पेशरफ्त हुई है और एक इंटरव्यू के दौरान उनका ये कहना था कि ईरान को लचक दिखाना होगी और उन अहम नकात को तस्लीम करना होगा जिनका अमेरिका मुतालबा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ पर ईरान ने भी सख्त रद्द अमल दिया है और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने का मौका मिला है। इस मकसद के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये पाकिस्तान भर के अवाम की इज़्ज़त है, जो कि शायद तारीख़ में किसी को मिलती है। जंग के बादल मंडला रहे थे, पाकिस्तान को ये मौका मिला कि उसको मुस्तकिल अमन में बदल दे। खुदा ने पाकिस्तान को इज़्ज़त अता फरमाई और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखेगी। सुनहरी हरूफ से बिल्कुल याद रखा जाएगा और लिखा भी जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियासरान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, जो वीकेंड पर हुआ, जिस तरीके से बड़े बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात का इनेकाद कराया और उसके बाद हमें ये सुनने को मिला जेडी वेंस की जानिब से कि मुज़ाकरात हुए, संजीदा गुफ्तगू हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अब इशारा दिया जा रहा है बार बार दोबारा मुज़ाकरात का या मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त का, दूसरे राउंड का, फ़ेज़ 2 का। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? अब तो जेडी वेंस ने कल वहाँ फॉक्स न्यूज पे कहा है ना कि पॉजिटिव रही, मजीद एलाबोरेट किया उस बात को। और पाकिस्तान तो जाहिर है कि चाहता है कि खित्ते में अमन हो और पाकिस्तान ने जो इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह कमाई है दुनिया भर में, तो उसको पाकिस्तान इजाफा करना चाहता है। आपने देखा कि कल कनाडा के वजीर आजम का भी फोन आया, जापानी वजीर आजम से भी प्राइम मिनिस्टर की बात हुई और अभी 2 दिन में प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बन रहा है कि वो सऊदी अरब भी जाएंगे, जहां जाहिर है कि एक
मुल्क के पैसे हम वापस कर रहे हैं और सऊदी अरब की तरफ से ऑफर आ चुकी हुई है कि वो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं उसको बराबर करने के लिए तैयार है। तो जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है तो सब एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। तो ऐसे में जो ये दूसरी दफा की बातचीत हो रही है, तो मेरे पास तो कल ही 21 तारीख आई थी कि 21 अप्रैल को जो मौजूदा 15 दिन की जंग बंदी हुई है उसके आखिरी दिन शायद इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात हों, लेकिन कल कुछ और मीडिया ने फिर 16 तारीख की भी दी थी। अब 16 को पीएम का परसों का प्रोग्राम सऊदी अरब का भी है। बहरहाल अगर पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलता है और पाकिस्तान पूरी कोशिश भी कर रहा है कि ये मामला जो ईरान अमेरिका का इसराइल की जो जंग है उसको इस तरीके से सेटल कर लिया जाए कि इलाके में अमन हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ वाह की बात नहीं है, ये पाकिस्तान हिस्ट्री तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। 47 साल में पहली दफा ईरान और अमेरिका इतने हाई लेवल पे पहली दफा बैठे और एक दूसरे को समझा भी है। तो उम्मीद यही है कि बेहतरी की तरफ चले और बेहतरी की तरफ चलेंगे। आमिर साहब, जब भी आपसे गुफ्तगू होती है एक उम्मीद की नई किरण जो है वो पैदा हो जाती है, उम्मीद फिर से लग जाती है। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है जो अमरीकी मीडिया आउटलेट है CNN, उस पर भी ईरानी मीडिया में भी ये बातचीत चल रही है, जो कि उनके अर्श अजीज़ी सहाफ़ी हैं उनका ये बताना है, और उसके साथ साथ हमारे कामरान यूसुफ जो कि ट्रिब्यून में भी लिखते हैं और यहाँ प्रोग्राम भी करते हैं। तो इन तीनों की जानिब से इस की तस्दीक की जा रही है कि अभी जो सामने हैं वो जनीवा और इस्लामाबाद हैं कि इसका दूसरा राउंड कहाँ होने वाला है। तो क्या ये कंफर्मेशन कहीं से पैदा हो रही है कि इस्लामाबाद ही दोबारा इसको होस्ट करेगा? देखिए, कल मुझे एक सिक्योरिटी मीटिंग का पता चला था और 7 बजे अपने एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में मैंने ये 21 तारीख की बात कही थी, क्योंकि वहाँ ये डेट डिस्कस हुई थी। क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं ना शहरी मुश्किल में है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस्लामाबाद में, बेपनाह अचानक जहाज जा रहे हैं, अमरीकी बहुत सारे आए हुए थे सिक्योरिटी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, तो वो गए भी जिस तरह तरतीब से उसी तरतीब से वो वापस भी जा रहे हैं। हैपोथेटिकली तो नहीं जा रहे होते सारे अपनी चीजों को लेके। तो उसी हिसाब से ये बात कल हमारे पास आई और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात आई। मैंने परसों सुबह भी 7 बज के कुछ मिनट पे ट्वीट किया था कि उम्मीद अभी बाकी है। उस वक्त तक सिर्फ जेडी वैंस का मौकफ और साथ मैंने कहा था ईरान का मौकफ आना है। तो आप देखें, दोनों ने बात को तोड़ा नहीं। कल उनके रुकने पार्लियामेंट ने जो तेहरान में बयान भी दिया कि लड़ाई इस बात पे नहीं है कि हुर्मुज़ को खोलना है या बंद करना है, बल्कि ये था कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वहां पे टोल टैक्स लगाया भी जाए हुर्मुज़ पे और मुझे हिस्सा भी दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ तरह की, और वो रुकने पार्लियामेंट इस वक्त में शामिल थे जो तेहरान से इस्लामाबाद आया था, जिनके बारे में ये बात हो रही है। तो अभी तक कोई ये बात नहीं हुई कि जी खत्म हो गई है या कोई नए सिरे से काम शुरू करना होगा, बल्कि काम वहीं जहां रुका है और दोनों अतराफ ने एक दूसरे पे कहा है कि वो इंतजार कर रहे थे और हम इंतजार में थे कि ये जवाब देंगे। लेकिन जो दोनों पब्लिकली बात कर रहे हैं वो ये है कि बातचीत अभी जारी है। किसी एक फरीक ने ये नहीं कहा कि इस बात पे बात टूट गई है। देखिए, यूरेनियम जो है ना, इशू ये है कि अमेरिका को अब खौफ पैदा हो गया है कि इसराइल पे ऊपर जो मिसाइल गिरे हैं और उनकी जितनी वो उन्होंने बनाए हुए थे उसके अंदर के जी आयरन डोम और फलां के जी नहीं गिरने देंगे मिसाइल, और उन्होंने तबाहियां मचाई हैं। खतरा उनको ये है कि अगर उसमें कहीं एटमी वॉरहेड आ गया तो चाहे आप फिर उसको इंटरसेप्ट कर लें तो तबाही तो फिर इसराइल के ऊपर मुकद्दर है, बिल्कुल होगी। तो ये जो खौफ है वो उनके जहन में है कि जो इनरिच यूरेनियम है 60% से ऊपर 4,500 किलो के करीब 450 किलो करीब वो है, जिससे चंद हफ्तों में एटम बम बन सकता है, वो उसको लेना चाह रहे हैं। और हालांकि ये बात इसलिए अजीब सी लगती है कि ओमान के वजीर खारजा और उनकी तरफ से ये बात आई थी कि ईरान उस मामले को जीरो पे लाने के लिए तैयार हो गया था कि वो रशिया के पास रख सकता है, और वो बात फिर बनी नहीं थी क्योंकि जो बाकी उनके पास तकरीबन 9,000 किलोग्राम टोटल यूरेनियम है, जिसमें 7,000 से ज्यादा वो है जो 5% और 20% पे है, जो रूटीन में जो तवानाई का बहरान हो, मेडिसिन के लिए हो, दूसरी चीजों के लिए हो, जो एटॉमिक एनर्जी चाहिए होती है वो उसमें काम आता है।
तो बाकी ये वो अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इनके पास 60%। अच्छा, तो आमिर साहब फिर क्या बनेगी सिचुएशन? क्योंकि जेडी वेंस ने भी ये बार बार कहा, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान को लचक दिखाना होगी, वो वाले निकात को तस्लीम करना होगा जिनका अमेरिका मुतालबा कर रहा है। डेफिनेटली उसमें यही मुतालबा है। एटमी हथियार बनाने से ऑलरेडी ईरान बता चुका है, कमिट कर चुका है कि मैं नहीं करूँगा ऐसा। लेकिन ये जो आप यूरेनियम वाली बात कर रहे हैं, ये उनके हवाले करना, क्या इस पर ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा? देखें, दोनों तरफ अपनी पब्लिक ऑडियंस के लिए कुछ ग्राउंड को हमवार करना जरूरी होता है। ईरान के लिए भी, जहां पे लोगों को उन्होंने तेहरान शहर में बाहर निकाला हुआ है, मुसलसल लोग कि जी इसराइल हमले भी कर रहा था, अमेरिका हमले भी कर रहा था, तब भी लोग अंदर घरों में नहीं घुसे थे। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में जब इंडिया ने मिसाइल हमले किए तो लोग घरों में दबने की बजाय पाकिस्तान के झंडे लेके बाहर आ गए। तो कौमियत की हमीयत जो है ना, वो उसकी अक्कासी करती है। तो अब आप एकदम कर गए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो गया है, और यही कुछ सदर ट्रंप के लिए मुश्किल बनी हुई है कि इतने बुलंद दावे के बाद अगर ये एकदम एकॉर्ड कर जाते हैं तो अब ये दोनों, मतलब मैं इसको उम्मीद की नजर से देखते हुए ये बात कर रहा हूँ कि दोनों मुमालिक ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी फीलिंग आए कि दोनों अपनी अपनी जगह पे विन कर गए। अब आपने उर्मुज का ड्रामा देखे आप कि वो जंग से पहले खुला था और ईरान ने बंद किया जंग के बीच में। अब मुतालबा क्या आया कि आपने उर्मुज खोलो। भाई तुमने जंग किस लिए की थी? कुछ सोचने की बात है ना, बिल्कुल किस लिए लड़ने आए थे? अच्छा, आप ये और अब आप कहते हैं हम उसको बंद कर देंगे। अब अमेरिका बंद कर रहा है। राइट। आमिर साहब, आप अफजूदा यूरेनियम की बात कर रहे थे, जिसकी हवालगी की बात हो रही थी। अमेरिका हवालगी का मुतालबा कर रहा है, लेकिन रूस की जानिब से पेशकश आई है और वो ये कहते हैं कि हवालगी के लिए वो मौजूद हैं, अगर अक़वाम आलम चाहते हैं तो वो जो अफजूदा यूरेनियम है ईरान से वो अपने पास रख सकते हैं। ऐसी कोई मुमकिनात आपको नज़र आ रही? देखिए, जब बाकी चीज़ें हैं ना, 10 पॉइंट है। अब जिसके अंदर ईरान को हर्जाना देना है, ईरान के जो फ्री एसेट्स हैं, जो मुजम्मद असासे हैं, वो वापस करने हैं, आइंदा के लिए जंग ना करने का गारंटीज के साथ मुआहिदा करना है। अब ये वो चीजें हैं जो एकदम मान ली जाए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी कि क्या हुआ आखिर ऐसा बीच में। अब वो ग्राउंड सेट हो रहा है, तो उसके अंदर जाहिर है ईरान के ऊपर अगर पाबंदियां खत्म होगी तो जो 47 साल से पाबंदियों में ईरानी अवाम जी रहे हैं, तो उनके लिए भी तो दुनिया खुल जाएगी कि आपने, सारी दुनिया ने बंद किया हुआ है। पाकिस्तान का अपना माशी फायदा सिर्फ एक इस पाबंदी के हटने से ये होगा कि गैस पाइपलाइन तो तैयार है उधर, हमें तो सिर्फ सिस्टम में इंटैक्ट करनी है ना, तो हमारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे ऑयल और गैस के। इस वक्त हम नहीं ले सकते, अगर हम ले तो हम पे भी पाबंदियां आएंगी। हमारे खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुक आते हैं, सऊदी अरब के साथ बेहतरीन, बाकी सबके साथ बेहतरीन है, हमें दो तरफा उनके साथ भी देखने हैं। अब ये लड़ाई में तो हम इस तरह आए हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई। आपको पता है जिन लोगों को अंगूर खट्टे मिले कि जिनको रसाई नहीं मिली, इवन कन्वेंशन सेंटर में भी, तो वो भी चीज चिंगाड़ रहे हैं कि जी खबर नहीं दी। खबर जर्नलिस्ट को प्रेस रिलीज में थोड़ी नहीं मिलती, खुद मिलती है ना आपको, आप खुद जाके ढूंढते हैं, चाहे आप कन्वेंशन सेंटर में हो चाहे आप अपने घर पे हो। रिपोर्टर तो रिपोर्टर है, उसका खबर लानी है। तो ये काम मुख्तलिफ अंदाज से चल रहा है। पाकिस्तान अपने हिसाब से चल रहा है कि पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पे ईरान और अमेरिका में, हमने इसलिए तय किया कौमी सतह पे कि हम फ्रीक नहीं बनेंगे कि अगर हम खबर दें किसी के हक में या खिलाफ में तो वो कहेंगे कि फिर आप बातचीत क्या कर रहे हैं। क्योंकि जनेवा में और ओमान में दोनों सूरतों में कामयाबी तो नहीं हुई ना, वहां बातचीत करके इसराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया दोबारा। यही ईरान की सबसे बड़ी अप्रीहेंशन है कि जी देखें आप तो धोखा देते हैं। उन्होंने, स्पीकर ने भी कहा कि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है कि अमेरिका ने हमेशा हमें धोखा दिया बातचीत में। तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर गारंटर्स भी तलाश हो रहे हैं। अब चाइना है, चाइना ने बड़ा फर्मली, उनके जो नेवल एडमिरल हैं और वो वजीर दिफा, उन्होंने ठोक के कहा है कि जनाब बिल्कुल आप ऐसी सोचिएगा भी नहीं, हमारे मुआहदे हैं और हम तिजारत करते हैं। तो ये अमेरिका के। और अच्छा, दूसरी बात बताऊं, एक होता है ना लीडरशिप के लिए मैंने कह दिया तो मैंने करना। सदर ट्रंप के लिए यू टर्न लेना भी बहुत आसान है क्योंकि उन्होंने आदत डाली हुई है कि लोग देखते रहते हैं कि किस वक्त वो इस बात से फिर जाएंगे। अच्छा, वैसे यूजुअली आमिर साहब होता भी यही है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इसी तरह से जो भी बताते हैं उसके ऑपोजिट ही जाते हैं, जो भी उन्होंने करना होता है। ये जो ईरान वाली और चाइना वाली अभी आपने बात की है, ये जो नेवल ब्लॉकेड है, इससे आपको लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना को इन्वॉल्व करने की कोई कोशिश शायद की गई है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा चीन, तो वो उसके बाद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी शो करेगा। लेकिन चाइना ने 2025 में जितनी ऑयल की खरीदारी की है ना, वो फकीदुल मिसाल है। उनकी अपनी जो उन्होंने डंप किया अपने पास, उनको कोई एक
लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर नहीं मिल रहा, जो 90% वो ईरान से ले रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। जी। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि चाइना इस किस्म के काम करता नहीं है और वो अपने बहुत अच्छे अंदाज से सिलसिले को लेके चलता है। असल मसला जापान के साथ भी आ रहा है, पूरे गल्फ के साथ आ रहा है, जो इत्तेहादी भी हैं इनके, और इन्हीं को नुकसान होना है अपने हुर्मुज़ के बंद होने से। अब वहां पे सिर्फ यूएई खड़ा है जो अमेरिका के साथ है, बाकी ममालिक नाराज जरूर है ईरान से, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म उनको नुकसान हो रहा है आपने हुर्मुज़ के बंद होने से। तो क्या फायदा होगा इस लड़ाई का, जिसके अंदर वो कह रहे हैं, आप देखें कि बरतानिया से लेके कनाडा तक सब लोग चाह रहे हैं कि ये लड़ाई आगे ना जाए। बरतानिया ने तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया, फ्रांस ने इनकार कर दिया कि हम इस ब्लॉकेट में भी साथ नहीं होंगे इसके, अमेरिका के। तो वो कौन से ममालिक हैं जो इनके साथ हैं? अभी तक मुझे तो नहीं नजर आ रहे कि इसराइल के साथ तो अमेरिका जंग लड़ रहा है, इंडिया उनका साथी है। ईरान का जहाज डुबोने में जो उनके पास एक्सरसाइज में गया हुआ था मेहमान, से उनको मरवा दिया सारों को, शिप को। तो इनके अलावा आप मुझे बताएं कितने ममालिक ने साथ देने का ऐलान किया है और जो वैल्यू रखते हो कि हाँ इसको ब्लॉकेट को। अब अमेरिका ने एयरफोर्स इस्तेमाल की, बमबारी की, लेकिन क्या बना उससे? उनके मिसाइल प्रोग्राम को हिट नहीं कर सके, वो अपना प्रोग्राम जवाबन देते रहे। आप जून को याद करें जब B-2 बम्बार भेजे जी हमने ये किया और ब्लॉकबस्टर बम हैं और फुटेज दे दी कि जी हमने देखे गड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या आज अमेरिका खुद उस बात से नहीं फिर रहा 10 महीने बाद कि जी उनके पास तो 60% प्लस यूरेनियम मौजूद है? तो आपने तबाह किया था पिछली दफा, अपनी साख तबाह की ना, अपनी मिथ और माइट तबाह की एक सुपर पावर ने, जो 4 दिन में सब कुछ तबाह करने के लिए दोबारा आई थी और 38 दिन के बाद वो मुज़ाकरात पे आई। ये कोई ताना नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि सुपर पावर इस तरह बैठा नहीं करती जब तक उसको समझ ना आए। वहां पे उन्होंने तो कहा था हमने कुर्दों को असला दिया, उन्होंने असला ही आगे नहीं पहुंचाया। उनका ख्याल था कि रिजीम चेंज हो जाएगी, वो भी ना हुई। इसराइल ने जो कुछ आमिर साहब साख तबाह करने की बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि साख तबाह करने में अब अमेरिकी सदर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी जो रीसेंट पोस्ट थी पोप लियो को लेकर वो भी हमने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मोर ऑन दिस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे अमेरिका ईरान की जो डील है उसकी बात कर रहे थे, जिसकी उम्मीद और इंदिया अब दोबारा से दिया जा रहा है। जिस तरीके से ओवर द वीकेंड हमने देखा पाकिस्तान ने होस्ट किया दोनों ममालिक को और दोनों ममालिक 47 ईयर्स के बाद एक टेबल पर बैठे और बात हुई, जिसमें पॉजिटिव चीज़ ये थी कि एटलीस्ट बैठे और बात की गई। सबसे मेजर जो रोल था वो पाकिस्तान ने प्ले किया, उस पर हम बात कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं। जावेद मलिक साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जावेद मलिक साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके होस्ट को होस्ट भी जो हैं वो ठीक से होंगे और आपके व्यूअर्स भी। वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जावेद साहब, सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान के रोल की बात करते हैं। अगर हम कहें कि फ्रॉम मिसाइल्स टू मीटिंग रूम इन 48 आवर्स, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये काम किया, कितना क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को? जी मैं समझता हूँ जितना भी कहा जाए उतना कम है। हम जानते हैं कि दोनों ममालिक एक तरफ एक सुपर पावर थी जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मिलिटरली स्ट्रेटिजिकली एक सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर पावर है। दूसरी तरफ ईरान था। उनके दरमियान बहुत ही कशीदगी पाई जाती थी। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं एक सिविलाइजेशन, एक तहजीब ख़त्म हो जाएगी। यानी इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम खड़े थे। दुनिया में ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट था। हम हो सकता है कि अगर ये कंटिन्यू करता तो हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। और उस मौके पे जब तमाम दुनिया की जो जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, चाहे UN है, नेटो है, OIC है, जितने भी ममालिक की मतलब तंजीमें हैं दुनिया की, वो भी बेबस नज़र आ रहे थे। लेकिन हमें ये इल्म था कि कुछ लोगों को, कुछ को नहीं भी हुआ होगा, कि हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम फॉरेन ऑफिस की, वो बहुत अनथक मेहनत कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स टू बी एबल टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ डायलॉग गोइंग। और ये बहुत मुश्किल था। अगर हम ये कहें कि इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क तो ये भी गलत नहीं होगा। उनको उन्होंने एक टेबल पर जमा किया। पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पे दुनिया भर से जो है वो आपने देखा कि वो मीडिया के लोग भी आए, ख़ुद जो वफूद थे वो भी हाई लेवल पे थे। मैं तो अप्रीशिएट करूँगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो तो हमारे लिए सबके लिए एक फ़ख्र का मकाम है। लेकिन हमारे जो दूसरी पार्टीज़ थी यानी ईरान और अमेरिका, उन्होंने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई आम
सा डेलीगेशन आता, यानी अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को लोग समझते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अमेरिकन सिस्टम। वो खुद आए, उनके साथ एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन भी था। ईरान की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी उनका एक बड़ा सीनियर हाई लेवल डेलीगेशन था, जिससे ये अंदिया मिलता था कि ये दोनों जो हैं वो सीरियस तो हैं इस डिस्कशन को किसी मीनिंगफुल अंदाज में करने के, लेकिन जो इनके दरमियान गल्फ है अंडरस्टैंडिंग की वो काफ़ी वसी थी। तो उस हवाले से मैं तो यही कह रहा था कि इन्हें कुछ वक्त लगेगा। हम शायद उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक ही दिन में सब हल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये डिप्लोमेसी जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, इसमें कई राउंड्स हो सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि इंशाल्लाह एंड रिजल्ट जो है वो उम्मीद है कि अमन की तरफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद साहब, आप भी सफ़ीर रहे हैं, सिफारतकारी में आप भी अपना रोल अदा करते रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, गुड दैट यू ऑलरेडी मेंशन्ड डोनाल्ड ट्रंप, उनके बिहेवियर को किस तरह से देखते हैं? डिप्लोमेसी में ये कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि एक बिल्कुल मैडमैन थ्योरी है जिसमें आप अपनी प्रोजेक्शन ही इस तरह से करते हैं कि जिसपे किसी बात का एतबार ही नहीं आ सकता आप पर। जी बिल्कुल, जी इवन एम्बेसडर बनने से पहले मेरा ताल्लुक मीडिया से रहा है और ऑफ कोर्स मैं उससे पहले से भी देखता आया हूँ दोनों अतराफ से, एज एन ऑब्जर्वर एज वेल एज मुझे कुछ प्रोसेसेस का हिस्सा बनने का भी मौका मिला है। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है वो गैर रवायती आप कह सकते हैं उसको। ऑब्वियसली वो एक अपने ही अंदाज में, उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है, वो जिस तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं। और देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, आपके बारे में वो कहा जाता है कि यू ईदर लव हिम और यू हेट हिम, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन। आई मीन, मैं नहीं हूँ इस पोजीशन में कि मैं जज करूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि देखिए, उनकी जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी तरफ से देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक बिजनेसमैन थे, वहाँ से वो अपना प्रोसेस करते हुए अपनी उनकी जो जर्नी है वो अमेरिकन इलेक्शन उन्होंने पहली दफ़ा जीता, सेकंड टाइम वो नहीं जीत पाए, लेकिन उनको रिजर्वेशंस रही, फिर वो दोबारा इस उम्र में जो उनकी एज है वो दोबारा कॉन्टेस्ट किया, दोबारा जीते, तो ऑफ कोर्स रेजोनेट तो किया उन्होंने कुछ लोगों के साथ, जब तभी उनको वोट मिला। तो ऑब्वियसली उनका जो स्टाइल ऑफ डूइंग गवर्नमेंट है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर पाए जाते हैं, यानी कुछ अल्फाज का चुनाव कभी जब वो करते हैं तो वो आपको लगता नहीं है कि किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट को ऐसे बातें करनी चाहिए। जावेद साहब, लेकिन एक जो चीज़ एक बिजनेसमैन में और एक डिप्लोमेट में फ़र्क होता है, डिप्लोमेट दूर अंदेश होता है, वो दूर तक देख सकता है कि उसकी बात के क्या नतीजे आ सकते हैं, जबकि एक बिजनेसमैन इमीडिएट फ़ायदों को देखता है। और वो हमें डोनाल्ड ट्रंप के रवैयों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका एक तवील अरसे तक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अलम बरदार रहा है और वो चाहता रहा है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वो खुले रहें सब लोगों के लिए, लेकिन अब एक इमीडिएट फ़ायदे के लिए उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अमेरिका जो है वो, देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि तमाम जो दुनिया के लोग थे, उन्होंने ममालिक ने मिलकर कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाए जिनको हम कहते हैं रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके तहत फिर यूनाइटेड नेशंस बनी, नेटो, मुख्तलिफ जो है वो मल्टीलैटरल फोरम्स बने। उन सब का मकसद ये था कि हम मुस्तकबिल में जंगों से बच सकें। लेकिन आपने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं पावर में, तो उनके आने के बाद उन्होंने इन तमाम, अभी आप उनकी अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो नेटो को भी बहुत ही किसी अच्छी नज़र से नहीं देखते, ना ही वो यूएन के बारे में कभी कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनके रवायती जो उनके हलीफ हैं, यानी उनके एलाइज, जैसे कि बरतानिया है। आप जानते हैं बरतानिया और अमेरिका तो बिल्कुल उनका, अगर हम ये कहें कि चोली दामन का साथ था, दे वर ऑलवेज एलाइज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप पिछले 50-100 साल भी देख लें तो उनका आपस में बहुत करीबी रवाबित रहे हैं, यूरोप के साथ भी रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ना उनका ताल्लुक यूरोप के साथ उस तरह से गर्मजोशी का है, ना ही बरतानिया का है, बल्कि वो उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि हमने जो है आपको हमेशा सपोर्ट किया, आपने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो इस हवाले से आपका जो पॉइंट है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ये तो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो, इसकी तो कोई जगह नहीं है, कहीं पे अलाउ नहीं होता ये कि आप ब्लॉकेड कर दें। ब्लॉकेड तो वो आपके ट्रेड को रोकता है, आपके तरसील को रोकता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट को रोकता है, आपके ना सिर्फ ऑयल बल्कि आपकी जो फर्टिलाइजर्स हैं, आपके फूड चेन पूरी डिस्टर्ब होती है उससे। इस हवाले से इंटरनेशनल लॉ ने कुछ प्रिवेंशन रखी हैं। लेकिन आप जानते हैं ये भी कि इसका जो पहला इतलाक किया था वो ईरान ने किया था। ईरान ने सबसे पहले अपना हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया, और उससे जो है ये लोग कह रहे थे कि काइनेटिक वॉरफेयर है, यानी उन्होंने वेपनाइज कर दिया
अपनाए हुर्मुज को। और फिर अब जो हम देख रहे हैं ये तो रिएक्शन है उसका। अब अमेरिका जो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उन्होंने किया तो वो सही किया और ये गलत कर रहे हैं, मैं समझता हूं दोनों गलत हैं। ईरान को भी नहीं करना चाहिए था और इनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अब क्योंकि वेपनाइज हो चुका है, अगर आप इसको डिस्पैशनेटली ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि ईरान ने एक मकाम पर जहां पे उनका वाटर है वहां पे उन्होंने ब्लॉकेड किया, और उस ब्लॉकेड के बाद उन्होंने कुछ जो है बहरी जहाज उनको जाने की इजाज़त देते थे, वो जो ऑब्वियसली उनके वो समझते थे कि वो उनके लिए फेवरेबल है। कुछ से वो कहा जाता है कि चार्ज भी करते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और अब जो उनके साथ नहीं थे उनको वो रोक देते थे। तो अब इन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इन्होंने थोड़ा पीछे आके बिल्कुल बिगिनिंग में गल्फ ऑफ ओमान से थोड़ा आगे उसको पीछे से ब्लॉक कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर या तो सबको आप जाने दें या आप सबको रोक दें, ये नहीं हो सकता कि आप कुछ को जाने दें और कुछ को रोक दें। और जावेद साहब, इसको हम क्या ऐसे लें कि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि इस नेवल ब्लॉकेट से मजीद जो ममालिक हैं वो भी इस सारे मामले के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हों? कहीं ना कहीं चाइना को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये कि शायद अपना वो जो मुतालबा है जिसको वो मनवाना चाह रहे हैं, और बार बार जेडी वेंस भी उसका जिक्र कर रहे हैं, सदर ट्रंप भी कर रहे हैं, और वो जोहरी मामलात हैं जिस पर ईरान ऑलरेडी बता तो चुका था कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अब बात अफसोदा यूरेनियम तक आ गई है कि वो अमेरिका के हवाले किया जाए। तो आपको लगता है कि इन प्रेशर टैक्टिक्स से ईरान जो है वो मान जाएगा या कहीं ना कहीं इस चीज़ पर राजी हो जाएगा, और कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ईरान के लिए खास तौर पर ये जो नुक्ता है इस पर मानना? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि ये एक जो है वो प्रेशर टैक्टिक ही है। ऑब्वियसली ईरान ने जब उसको यूज़ किया तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में उसके रिपरकशंस हुई, यूरोप में भी लोग परेशान हुए, हमारे यहाँ भी इम्पैक्ट हुआ कि एक हमारे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, और दुनिया भर में हुआ उसका इम्पैक्ट। अब अभी अगर हम ये कहें कि उसी चीज़ को एक और अंदाज में अब अमेरिका कर रहा है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो सेलेक्टिव था, ये जो है वो कह रहे हैं कि या तो आप सबको जाने दें या सबको रोक दें। तो अब इस पे अब मेरा तो काम है कि आपके सामने एक चीज़ को रख देना। अब ओपिनियन उसके बारे में आपके देखने वाले खुद बनाएंगे कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है। मेरी नज़र में जो असल इश्यूज हैं वो 3 हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिजॉल्व होते हैं जी, तो वो 3 इश्यूज जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से जो कि इस प्रोसेस के करीब रहे हैं, ऑफ कोर्स मीडिया के अंदर भी मेरा आपको मैंने बताया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि दुनिया भर में मीडिया में मुख्तलिफ आउटलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी जो बैकग्राउंड डिस्कशंस हुई हैं वो यही हैं कि देखिए, एक चीज़ पर तो उनको रेड लाइन, जिसको वो कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है अमेरिकन, वो ये कहते हैं कि जो एटॉमिक प्रोग्राम है इनका, जोहरी प्रोग्राम, उसको कम्प्लीटली एंड करना पड़ेगा, बिकॉज वो ये समझते हैं कि वो दुनिया के लिए खतरे का बायस हो सकता है। और दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से भी वो समझते हैं उसको कर्टेल करना ज़रूरी है। और तीसरा अहम जो पॉइंट है उनके बकौल, ये उनका व्यू है, वो ये समझते हैं कि ईरान कुछ ऐसी कुव्वतों को, ऐसी प्रॉक्सीज को शाम में, लेबनान में, यमन में, इराक में सपोर्ट कर रहा है, जो खित्ते के अंदर जो है वो अमन के रास्ते में एक रुकावट है। यानी ऑफ कोर्स ये उनका व्यू है, मेरा नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो ये समझते हैं कि अगर ये 3 इश्यूज को एड्रेस कर लेता है ईरान, यानी वो न्यूक्लियर को रोल बैक कर लेता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, बाय द वे इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे कि वो अपने डिफेंस के लिए ना करें, यानी वो ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल कोई एक ऐसा मुल्क बन जाए जिसके पास कोई असला ना हो, अपने डिफेंस करें जरूर, लेकिन ऑफेंसिव पोस्चर के हवाले से यही मुतालबात कुछ ईरान भी अपने सामने रखता चला जा रहा है। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जावेद साहब अपना तबसरा पेश कर रहे थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, अभी भी कुछ बाकी है बात करना ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। जो जंग बंदी हो चुकी है उसके बाद ये देखने में आया कि तेल की कीमतों में बहुत फ़र्क नज़र आया, और तेल की कीमतों में फ़र्क नज़र आने के बाद वो एक ट्वीट जो शहबाज शरीफ साहब ने किया था उसके बाद से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर जब तक ये लोग रहे तब तक जो है तेल की कीमतें कम दिखाई दी। अब जब उसमें तातुल आ गया है, एक ब्रेक नज़र आ रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है कि फिर से जो तेल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल तक जा पहुंचा है। इस पर करनी है हमने बात। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, आई एम गुड।
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी अली ने जिक्र किया कि जब भी मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए उसके बाद फिर अमरीकी सदर की जो थ्रेट्स आना शुरू, उसके बाद हमने देखा आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई। आगे क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, कल ऐसा हुआ है ज़रूर, जब सुबह जापान और ऑस्ट्रेलिया खुला, क्योंकि ओवर द वीकेंड मुज़ाकरात हुए थे, तो जो तेल की कीमत थी वो 102 103 चली गई थी। ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है। पर सब्सिक्वेंटली जब पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड और जिसको डिसाइफर करना कहते हैं कि मुज़ाकरात में हुआ क्या है, और मैं उसको ज़ाती तौर पे इस तरह समझता हूँ कि एक फरीक है, दूसरा फरीक है जो जंग में है, एक मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो 40 साल बाद टेबल पर बैठे हैं। सो एवरीवन थॉट कि शायद कोई रिजल्ट निकल आएगा। सो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब डिसाइफर किया और फिर ये भी पता चला कि सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है, दैट्स नंबर 1। बहुत से नुकात पे एग्रीमेंट भी हो गया है, न्यूक्लियर, गाजा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, ये अभी भी स्टिकी पॉइंट्स थे। फिर ये भी बात अभी बिल्कुल अया हो गई कि दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अगेन एंड दे नीड टू बी टॉकिंग अगेन। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो $102 का ब्रेंट था, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $91 पे है। सो जैसे ही ऐसा लगता है कि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ सीज फायर विच बिकम्स परमानेंट एंड सस्टेनेबल, कीमत नीचे आ जाती है। बिकॉज ये याद रखिए कि 20% तेल जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, 20% LNG गुजरती है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और तेल की कीमत को अगर आप ये समझते हैं जो $65-70 वाली बैरल कीमत थी बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, उसमें बहुत वक्त लगेगा। बहुत सी शॉर्टेज है सप्लाई की जिन्होंने नहीं लिया पिछले कई अरसे से। ये भी याद रखिए, 1 महीने से कभी 1.5 महीना भी लगता है दूर तेल को पहुंचने तक, तो अभी तो पुराने टैंकर पहुंच रहे हैं। जब नए की बारी आएगी और वो नहीं आएंगे तो तेल की जो सप्लाई और डिमांड है उसमें एक गैप रहेगा, और इसलिए जो कीमत है वो एलिवेटेड ही रहेगी, जिसका मतलब है कि हमारा बेस्ट केस सिनारियो है कि ये नीचे चली जाए तो ये $80-85 के करीब आ जाए। आपको लग रहा है ये सिनारियो कुछ बरकरार रह सकता है जो इस वक्त टेंशन चल रही है उसके दरमियान? यार, माय बेस्ट केस बेस सिनारियो, जिसको मैं बेस्ट केस सिनारियो कहता हूँ, ये है कि हम अगले जो चंद दिन हैं उसमें जुमेरात जुमे को दोबारा मुलाकात देखें, इस्लामाबाद में देखें, कहीं और देखें, और जो बैक डोर डिप्लोमेसी है उसको बेहतर होता हुआ देखें, और दोनों जो फरीकैन हैं उनके जो जिसे कहते हैं आपस में जो बातचीत हुई है, जो नुकात आपस में गए हैं, वो अपने लार्जर गवर्नमेंट स्फीयर में, लार्जर पब्लिक में, लार्जर जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसिया में लेकर जाएं, और वहां जाकर वो कोशिश करें कि उसमें से कोई बेहतर रिजल्ट जो है वो निकल सके। सो मेरा अभी भी बेस केस सिनारियो यही है, और इसका और कोई हल नहीं है, बिकॉज यू कांट कंटिन्यू लाइक दिस, बिकॉज एक पूरा रीजन डिस्टर्ब हुआ है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा इकोनॉमिक और जिसे कहेंगे ऑयल शॉक आया हुआ है, और एवरीवन's hurting, और पाकिस्तान का एक अच्छा मीडिएटरी रोल रहा है, एंड लेट्स ट्राई एंड मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है वो मौजूद है अमेरिका में, और IMF से हमें अगली किस्त भी मिलनी है, बट हम पेट्रोलियम मसनूआत पर वो लेवी भी नहीं ले रहे जो IMF के साथ ऑलरेडी हमारी डिसाइड हुई थी। अगर सिचुएशन यही रहती है, हालात यही रहते हैं, तो IMF के साथ अगली जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, अगली जो किस्त है, उसके लिए हमें मुश्किलात तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी? देखिए, एक तो ये बात है कि जब मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, मैं तब भी कहता था कि शायद IMF के साथ थोड़ा सा बेहतर निगोशिएट करने की गुंजाइश है। इसके बाद तो सर्टनली गुंजाइश, जैसे आप फरमा रही हैं कि हम डीजल पे कोई पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज नहीं कर रहे, सो 80 रुपए का एक शॉर्टफॉल महाना के उसमें आ रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ा शॉक है, इसके लिए हम बजट में अदर प्रोविजंस भी रखते हैं, जिसका मतलब है कि इमरजेंसी एंड कंटिजेंसी के 390 अरब पड़े हुए हैं, तो कुछ वहां से यूज हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि IMF में इन चीज़ों पे कोई बहुत कबातें आएंगी, पर हैविंग सेड दैट, मैं बार बार कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम बहुत टैक्स हैवी है और इकोनॉमी पे भारी पड़ रहा है, और ये इकोनॉमी को एक तरह से स्ट्रैंगल कर रहा है बियॉन्ड स्टेबलाइजेशन।
और हमें ये अब देखना है कि नए सिनारियो में जिसमें हमारी थोड़ी सी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होगी और जैसे कहते हैं अफरात ज़र, अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जब वो अफरात ज़र जब भी गए होंगे इस वक्त फूड खरीदने, पेट्रोल खरीदने, बिजली के बिल आएंगे, ये सब बढ़े हुए आएंगे। सो अफरात ज़र भी बढ़ी है, तो जो स्टेबिलिटी आ गई थी वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है। अच्छा। फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान आई ऑलवेज से दिस, और ये अथॉरिटीज का काम है, पर हमारा भी एज एकेडेमिया ये काम है ये कहने का, और इट इज़ द फॉलोइंग कि अपना तर्ज अमल जो है वो बहुत ध्यान से रखें। बिजली का बढ़ा हुआ बिल आएगा, बिजली की लोड शेडिंग भी होगी, पेट्रोल ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इसी तरह सेकंड राउंड इफेक्ट्स में ट्रांसपोर्ट, फूड, इसमें सब में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ऑलरेडी। जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो हर हफ्ते आता है, उसमें 51 जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसमें भी बढ़ोतरी क्लियरली दिखाई दे रही है, 12% ईयर ऑन ईयर दिखाई दे रही है। आप अपना तर्ज अमल जो है वो ध्यान से रखें कि ऐसा ना हो कि आपके बजट्स जो हैं वो आउट हों। और ये जो शॉक लगता है जिस तरह का है, हमारे जैसा मुल्क जो इंपोर्ट कर रहा हो तेल को और एनर्जी को और 14 से 18 अरब डॉलर इंपोर्ट कर रहा हो, उसके लिए डिमांड कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और अपना तर्ज जिंदगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, बदलना ही वे आउट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोस्ट क्रूशियल मैसेज ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी मैसेज भी आपने दिया। वैसे आपने बेस्ट केस सिनारियो की बात की है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है? और क्योंकि पुरुमीद तो रहना चाहिए, और आप कहते ही हैं कि आप होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए? मैं वैसे बहुत मैं लाइक पाकिस्तान पे भी जब लेक्चर करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे मसाइल जो हैं बड़े छोटे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास वो HR या वो कैपेसिटी नहीं है हल करने की। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने लोग मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान मीडिएट करने में शायद लीडिंग रोल हो, और लोगों के नाम ले देते हैं, तुर्किया है, चाइना है, मिडल ईस्ट के और प्लेयर्स हैं, इजिप्ट है, और दोनों फरीकैन खुद हैं, सेंसिबल लोग हैं, और जिसे कहते हैं ना, अगर ये ज़्यादा जो सेकंड बेस्ट सिनारियो है वो ये है कि ये जंग जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये प्रोलॉन्ग कर जाता है, सीज फायर टूट जाता है। इसमें तेल की कीमत 120 से 130 140 डॉलर बैरल पे चली जाएगी, जो पेपर प्राइस है इसकी, और इससे फिर जो डिसरप्शन है वो बढ़ जाएगी, और जो चीज़ अगले 6 महीने में नॉर्मलाइज होनी है वो अगले 8 से 10 महीने पे चली जाएगी, और दुनिया की इकोनॉमीज को और दुनिया के 8 अरब लोगों को तकलीफ होगी। लेट्स होप कि ये भी पैन आउट ना करे कि ये जंग सीज फायर टूटे, दैट वुड बी द सेकंड बेस्ट सिनारियो, और टूटे थोड़े अरसे के लिए। आई थिंक इन 2 महीने अभी रहते हैं, बट मेरा ख्याल है कि शायद इसमें नहीं जाएंगे। सीज फायर अगर लंबा हो, वी आर टॉकिंग अबाउट के प्रिपेयर करें वर्स्ट के लिए, अगर ये बात होती है, अगर $150 फी बैरल से क्रॉस कर जाती है प्राइसेस, तो मईशत तो आपने कहा कि पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर जो असरात होंगे उनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से एकदम दोबारा बोझ अवाम पर डाला जाएगा, जिसके लिए थोड़ा सा भी रिलीफ मिला था जब प्राइसेस कम हुई थी, उसके लिए भी प्रिपेयर रहे हम? पाकिस्तान को ये समझना है कि जो लॉन्ग टर्म बका है वो इस चीज़ में है कि जो इम्पोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंस है उसको तोड़ दें। इसका मतलब ये है कि थर्कोल से बिजली बनाएं, इसका मतलब ये है पन बिजली, जिसको पानी से बनी हुई बिजली है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और उसका मतलब ये है कि सोलर को ज़रूर, जो 8 से 12 घंटे आती है सूरज से रोशनी, उसका फ़ायदा उठाएं और अब बैटरीज पे जाएं। इसका मतलब ये है कि जो हम हाईवेज पे कैरी करते हैं फ्रेट, इससे निकल जाएं और फ्रेट कैरी करें रेलवे पे, बिकॉज वो एफिशिएंट मेथड है। इसका मतलब ये है कि ईरान अल्हम्दुलिल्लाह अगर सैंक्शंस उठ जाती हैं तो IP पाइपलाइन, सो दैट वहाँ से गैस ले सकें। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो ज़रे ज़मीन मादनियात हैं जिनमें गैस भी है, सुई के बाद कोई अच्छी डिस्कवरी नहीं की, वो करें। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो दैट हम 4 से 5 साल में, अगर आप मुझे दोबारा इंटरव्यू करें तो मैं ये कहूँ कि वी हैव मूव्ड डायरेक्शनली टू
इंडिजनाइज, यानी कि हम जो लोकल सोर्सेज हैं उस पे मूव किए। दूसरा मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिकल बसेस पे, अभी बात बहुत होती है कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक खरीदें, ये ठीक है, पर इलेक्ट्रिक बसेस पे, ग्रीन मूवमेंट पे, और अपनी सिटीज को इस तरह डेवलप करें कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बिजली पे चली जाए, क्योंकि बिजली 45,000 मेगावाट है, वाफिर मकदार में मौजूद है। ये वो सब असल अनासर हैं जो पाकिस्तान को एनर्जी इंडिपेंडेंस देंगे, एनर्जी सिक्योरिटी देंगे। दूसरी बात ये रियलाइज करें कि 3-4 सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटी, ये वो लाजिम व मलजूम सिक्योरिटीज हैं, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी। सो अगर पाकिस्तान को इतना, जैसे कहते हैं, कैपेबिलिटी से चलाएंगे तो पाकिस्तान इज अ स्टोरी जो 3 to 5 years में डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगी। बट मैं फिर ये कहता हूँ कि ये बहुत हाई कैलिबर इंडिविजुअल्स एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जब तक नहीं लाएंगे, ये मसला इस तरह हल नहीं होगा, और बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, और जितने बेहतर तरीके से डॉक्टर साहब समझाते हैं, मेरा नहीं ख्याल से बेहतर कोई एक्सप्लेन कर सकता है, और जो इकदाम एज एन इंडिविजुअल हमने लेने हैं उसके वाले से भी हमें हमेशा गाइड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। आर्टेमिस प्रोग्राम, इंसान निस्फ सदी से चांद पर क्यों नहीं गया, जानिए सेगमेंट खला के उस पार में वक़ार अहमद मलिक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं खला की साइंस। जब भी खला पर कोई मिशन जाता है, कोई बड़ी खबर होती है, तो उसके बाद हमारे आसपास बहुत सारे सवालात गूंजना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर गैर मंतकी होते हैं, साजिशी नज़रियात के हामिल होते हैं, कम इल्मी का इश्तहार होते हैं। और ये जो सवालात हैं, इनकी नौइयत क्या होती है? मिसाल के तौर पर इंसान चांद पर नहीं गया, और देखिए अगर इंसान चांद पर 50 साल पहले गया तो 50 साल गुजर गए, फिर दोबारा क्यों नहीं गया? टेक्नोलॉजी आज की तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और वो जो झंडा है वो क्योंकि उसके अंदर वेव्स हैं, तो चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर या कोई हवा नहीं है, तो वो क्यों कर लहरा रहा है? और इसके अलावा यहाँ से तो इतना बड़ा जो रॉकेट होता है उसके साथ ये पूरा लूनर मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह ये सब ऊपर जाते हैं एस्केप वेलोसिटी को करते हुए, लेकिन उस साइड से यानी चांद की से पे तो इतना बड़ा रॉकेट नहीं है, तो फिर ये वापस ज़मीन पर कैसे आते हैं वगैरह वगैरह। और इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो कि ये कोई आज की सवालात नहीं है। बेसिकली ये दहाइयों से ये सवालात पूछे जाते हैं, फिर उनके जवाब दिए जाते हैं। आपको मालूम है कि एक्सप्रेसो में स्पेस साइंस के वाले से जो सेगमेंट्स हैं उनका एक बाकायदा सिलसिला, और उसमें बाकायदा पूरी स्पेस साइंस से बच्चों को रोशनास करवाया गया, उनको आगाह किया गया, और इस स्पेस साइंस के अंदर हमने उन तमाम साजिशी नज़रियात का भी जवाब दिया और बारहा दे चुके हैं। आर्टेमिस 2 है, इसके अलावा जितनी भी जेम्स वेब है, कोई भी ऐसा मिशन जाता है तो उसको भी एक्सप्रेसो में बहुत डिटेल अंदाज से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ कि उसकी कवरेज की जाती है, उसको कवर किया जाता है, बल्कि वो तमाम रिसोर्सेज बताए जाते हैं, वो बुक्स बताई जाती हैं, वो तमाम मटेरियल बताया जाता है कि यहाँ से आप इस मिशन के हवाले से या स्पेस साइंस के हवाले से बुनियादी तरीन मालूमात जो है वो ले सकते हैं। ये जितने भी सवालात हैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पूछे जा रहे होते हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं कई इस तरह वो पूछ रहे होते हैं, और इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया भी पूछे जा रहे होते हैं। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया से मुराद ये है कि एंकर्स पूछ रहे होते हैं या ऐसा तमस्खर उड़ा रहे होते हैं, और वो आप बहुत वाज़े अंदाज में देखते हैं कि ये क्रूगर इफेक्ट का शिकार है। क्रूगर इफेक्ट का मुराद ये है कि जब आपका इल्म बहुत कम, बहुत ही वाजबी आप किसी चीज़ से वाकफियत रखते हो, और जितनी वाजबी वाकफियत रखते हो उतनी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करता है, क्योंकि आपने वो समंदर देखा नहीं होता, तो आपके लिए बहुत आसान होता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत एतमाद के साथ इस तरह बात करना। और उसके मुकाबले में अगर स्पेस साइंस का कोई बहुत ही माहिर आदमी बिठा दिया जाए तो वो उस एतमाद से बात नहीं कर सकता। चांद के वाले से अगर हम बात करें कि 50 वर्षों से इंसान क्यों नहीं गया, तो आप इसको एक बजट को देखिए ज़रा। ये जो पहला बजट आपको नज़र आ रहा है ये नासा का बजट है, जो कि 1962 से 1972 तक है, और 1962 से 1972 की ये जो दहाई है इसको स्पेस रेस की दहाई कहते हैं। यानी यहाँ पे कोल्ड वॉर की तराजू में देखिए कि इंसान चांद पर इसलिए नहीं गया कि वो कोई साइंसी दरियाफ्त और बहुत बड़ी किसी खोज और बहुत बड़ी किसी आदर्श और बहुत बड़ी किसी उस मिशन में था, बल्कि बुनियादी जो मुहर्रिक था वो रूस, सोवियत यूनियन और अमेरिका की आपस में वो स्पेस रेस थी। चांद पर पहले कौन पहुंचेगा, क्योंकि स्पेस साइंस में आपको मालूम है कि जो सोवियत से वो पहले आगे थे, और उसके बाद 1962 में इन्होंने ऐलान किया अमेरिका ने कि हम
चांद पे लैंड करके दिखाएंगे और फिर अगेन मतलब अपोलो का और वो पूरा जो प्रोग्राम है उससे आप वाकिफ़ हैं। लेकिन अब ये बजट को ज़रा गौर से देखिए कि 1962 से 1972 तक का ये बजट है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के हवाले से इसमें जो कलर है ब्लू वो आपको नज़र आ रहा है, यानी जो ब्लू कलर है बार में ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब यह है कि वो स्पेस जो वो दिहाई थी उसमें सारा जो था बजट और तमाम जो फोकस था वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पे था। इसी नासा के अंदर वो जो अपोलो है, अपोलो का जो मिशन है, अपोलो मिशन जो है, अपोलो मिशन का जो बजट देखिए कि 1968 टू 1972 यानी अपोलो 7 से हम बात करेंगे अपोलो 17 तक, तो इसमें जो बजट है यानी 50% से ज़्यादा जो है वो तो ह्यूमन फ्लाइट से मुतल्लिक है। और दूसरा ये है कि इसी बजट में अगर आप देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ता दिखाई देगा। वो बढ़ता इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंस नई दरियाफ्तें कर रही थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी, तो इस तरह इन्वेस्टमेंट की जा रही, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। और ये इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे थी? ये सेफ्टी मेजर्स पे थी, सेफ्टी प्रोसीजर्स पे थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेफ़ किया जा सके। और ये जो बजट है ये बढ़ते 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 मेरा ख्याल है कि जब ये अपोलो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था तो ये कोई $400 मिलियन के आसपास था, लेकिन ये $400 मिलियन उस दौर के। जब अपोलो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था और वजह वही बजट के मामलात थे, तो उसके बाद ये नहीं है कि कभी चांद पर जाने की बात नहीं हुई। हर 4 से 8 साल में ये बात होती रही, बात नहीं होती रही, बाकायदा कुछ इक़दामात होते रहे। लेकिन होता यह है कि वो जो कंसिस्टेंसी या वो जो मामला था यानी कोल्ड वॉर का, वो जब ख़त्म हो गया उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई। मसलन 1990 में चलते हैं। 1990 में जॉर्ज बुश ने कहा कि हमने हर सूरत में दोबारा चांद पर जाना है, उनकी एक प्रायोरिटी थी चांद पर जाना है। अब उसके बाद जब क्लिंटन आए तो क्लिंटन की जो प्रायोरिटी थी, उन्होंने चांद वाला जो तरजीह थी उसको साइड पे रख के स्पेस स्टेशन की तरफ ध्यान दिया, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो उनकी तरजीह बन गई। उसके बाद 2001 में जब जॉर्ज बुश आए थे तो उन्होंने दोबारा इस तरफ ध्यान दिया कि उनकी तरजीह यही थी कि चांद पर जाया जाए और उसके लिए कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद ओबामा जो थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी जो तरजीह थी वो ज़्यादा एस्टेरॉयड सैम्पलिंग की तरफ थी। तो ये मामला जो है वो कुछ तरजीहात का था और स्पेशली ये तरजीहात इसलिए थी क्योंकि मेजर नेशनल इन्वेस्टमेंट में आप अवाम की राय और जितनी भी तनकीद है इसको ज़हन में रखते हैं। मिसाल के तौर पे जो आर्टिमिस का प्रोग्राम है इस पर एक मुकम्मल बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या ये वर्थ करता है $93 बिलियन। आप इमेजिन कीजिए कि अभी जो ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है इसमें कौन से फिगर आ रहे हैं, $8 बिलियन, $10 बिलियन, इस तरह $93 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। सो इस पर बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। आवाम जो कि टैक्स दे रहे होते हैं वो वहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। इतना आसान नहीं होता, इतनी मेजर नेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर कोई प्रोग्राम आप करें और उसके लिए फिर जो सस्टेनेबिलिटी और वो तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, वो जो कमिटमेंट चाहिए होती है और फिर जो कम्प्लेक्सिटी जो साइंटिफिक है वो अलग है। गुज़श्ता जो प्रोग्राम थे उससे जो आर्टिमिस का जो प्रोग्राम है वो यकसर मुख्तलिफ है। इसका काम जो है, इसका मकसद जो है वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस है मून के ऊपर, या जिस तरह लूनर मॉड्यूल जाता है वहाँ पे लैंड करता है तो वो ज़्यादा देर तक लैंड कर सके या ज़्यादा देर हम वहाँ पे रुक सकें। झंडे वाली बात जो है वो बहुत दफ़ा पहले भी हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे इसकी तस्हीह होती रही है। मतलब ये है कि आप इसके ऊपर एक रॉड भी देख लीजिए। और दूसरा ये है कि इस पूरी झंडे की एक पूरी स्टोरी है, किस तरह ये पैक किया गया और उसके बाद जिस तरह ये निकाला गया। और इसके ऊपर यानी आप झंडे के ऊपर अगर गौर से देखें तो वहाँ पे भी वो पाइप जिससे ये लटका हुआ है, इसके अंदर जो सिलवटें हैं, वो सिलवटें या रिंकल्स जो हैं, वो जो मून ग्रेविटी है वो इतनी नहीं है कि अगर कपड़ा जो अपने वज़न से उसको कर सके। और सेकेंडली अब इन दो तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए, इसमें कुछ सेकंड्स का वक्फा है जिसमें एस्ट्रोनॉट की पोजीशन जो है आपको चेंज होती नज़र आती है। लेकिन अगर आप इन रिंकल्स को यानी सिलवटों को जितना मर्जी डिटेल देख लें ये वहीं के वहीं हैं। बहरहाल इस तरह की एक्सप्लेनेशन देते हुए भी इंसान को बड़ा अजीब सा लगता है। अब ये देखिए, ये जो सवाल है कि यहाँ पे इतना बड़ा रॉकेट बूस्टर और इसकी इस ताकत के साथ जो है वो चांद की तरफ जाते हैं, तो चांद से जब वापस आते हैं तो वहाँ पे तो कोई रॉकेट नहीं होता, इतना बड़ा रॉकेट के इससे वापस आ सकें तो ये कैसे आते हैं। अब इस सवाल, ये कोई भी सवाल करे इसका जवाब देते हुए आपको उसको पहले तो पूरी ग्रेविटी समझानी पड़ेगी, आपको जितनी भी एस्केप वेलोसिटीज़ हैं, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, मून की एस्केप वेलोसिटी, फिर स्केल जो है बेसिकली तो जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर फिर जितने प्लैनेट्स हैं उनका स्केल, और फिर अर्थ का और मून का स्केल, और ये तमाम चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो हैं ये पढ़ानी पड़ेंगी, तब कहीं जाके वो विजुलाइज़ कर सकेगा कि अच्छा ये किस तरह होता है। तो अर्ज़ ये है कि जो 50 साल से इंसान चांद पर नहीं गया, ये बहुत कॉस्टली है, इसकी जगह रोबोट्स हैं
और जितनी रोवर्स हैं, और आपने देखा कि जेम्स वेब जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स पे भेजी गई है L2 पे, जिस पे हमने बहुत तफसील के साथ सेगमेंट्स किए हैं, L2 को भी समझाया है, और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर को किस तरह वहाँ गई है इस पूरे मिशन को भी हमने फॉलो किया था। सो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर वो भेजी गई, लेकिन उस पर जो कॉस्ट आई वो क्या आई, आई थिंक 8 to 10 बिलियन डॉलर के कहीं दरमियान। लेकिन जब ह्यूमन ऐड करते हैं, आप किसी भी इंसान को आपने लेके जाना है स्पेस में, तो कास्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी आर्टिमिस का जो पूरा प्रोग्राम है इसका 93 बिलियन डॉलर है, और इस पर पूरी मुकम्मल बहस है कि क्या ये वर्थ करते हैं, हमें इससे मिलेगा क्या, यानी ह्यूमैनिटी को क्या मिलेगा, और अगर को मिलेगा, और स्पेशली यानी अमेरिका को क्या मिलेगा। और इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें जापान भी शामिल है। तो ये तमाम जो है इस पर बहुत सारे सवालात हो जाते हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या, यानी इन मुल्कों को क्या मिलेगा। टैक्स पेयर जो है वो सवाल करता है कि मेरे टैक्स का पैसा अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो इससे हासिल वसूल क्या है, क्योंकि आर्टिमिस की जो एक लॉन्च है उस पर $4 बिलियन का खर्चा आ रहा है, यानी $4 बिलियन पर लॉन्च। सो अनइमेजिनेबल। सवाल जो है, सवाल करने में कोई मसला नहीं है, सवाल ज़रूर कीजिए, लेकिन सवाल करने वाले के चेहरे पर सवाल होना चाहिए कि वो कुछ सीखना चाहता है। सवाल करने के चेहरे पे तमस्खर नहीं होना चाहिए, उसमें मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ और इस तरह की जो उलूम है जहाँ पे सब्जेक्टिविटी है वहाँ पे ये चीज़ें चल जाती हैं, सियासत में भी चल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी। लेकिन जो साइंस की दुनिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही होती हैं। वो जो डिबेट होती है वो बहुत ही डीपर लेवल पे जाके हो सकती है और वहाँ होती है, लेकिन जनरली जो है जो चीज़ें जो एक्सेप्टेड होती हैं उन पे कोई इतनी बड़ी जो बहस है या इस तरह तमस्कर उड़ा के अगर आप कुछ कह भी रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप कुछ सीख नहीं सकते। क्रूगर इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, जाहिलियत बढ़ती चली जाएगी, और हमाकत जो है उसकी तो कोई हद है ही नहीं। देखते रहिए अखलाकी साइंस। हैं पेशावर ज़ल्मी ने शानदार खेल पेश करते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी 5वीं कामयाबी हासिल कर ली है। और क्या खेल पेश किया है, पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम भी कर ली है। ज़ल्मी की जानिब से कोशाल मेंडिस और मोहम्मद हारिस ने जिम्मेदाराना और जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया, और दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो उन्होंने भी मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अहम मौक़ों पर विकेटों का गिरना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। 197 रन के हदफ के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 172 रन ही बना सकी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो रही हमारे प्लेयर्स की उसको भी डिस्कस करते हैं। बात करने के लिए हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, ये पेशावर ज़ल्मी के पास क्या जादू है, कैसे सारे के सारे मैचेस जीतते आ रहे हैं, और एक मैच जो इन्होंने नहीं जीता वो बारिश की नज़र हो गया था। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। क्या लगता है किसी बाबे से इन्होंने दुआ ली है, उनकी दुआ लग गई है, और उसकी यकीनी तौर पर अब जो एक विनिंग ट्रैक उस पर वो टीम आ चुकी है। इब्तदा में जब PSL का आगाज़ हुआ तो लगता था कि शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं हो। हम समझ रहे थे लाहौर कंदर की टीम जिसका कम्बिनेशन सबसे अच्छा दिखाई दे रहा था वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आपको पता है कि हर मैच में अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। लकी हैं बाबर आजम के, उनका बैट भी चलना शुरू हो गया और टीम परफॉर्म करना भी शुरू हो गई। उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मेरे ख्याल में जाता है वो उनके कोशाल मेंडिस को जाता है, जिन्होंने हर मैच में बेहतरीन इनिंग्स खेली, और ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए भी यकीनी तौर पर एक काबिल फ़ख्र है, उनके लिए एक मिसाल है कि जिस तरह वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और बड़े जज्बे के साथ वो खेलते हुए नजर आते हैं। बाबर की बात की तो कल की उनकी परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे? 18 देखें मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होना होता है, खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात है कि बाबर ने जो गलतियाँ पहले से वो कर रहे थे उसमें उन्होंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अच्छा। और उसका जो क्रेडिट है मेरे ख्याल में वो सारा मेरे ख्याल में कुछ देना चाहिए मिसबाह हक को भी, जो उनके साथ वहाँ पर मौजूद है। मिसबाह हक आपको पता है कि अपनी टेक्निक के हवाले से सबसे अच्छे पाकिस्तान के बैटर थे, उनकी वजह से बाबर आजम को फ़ायदा हुआ। टेक्निक की बात ही करते थे और अक्सर नाक़दीन ये कहते थे कि बाबर आजम ने अपना स्टाइल जो है बैटिंग का स्टाइल उसको तब्दील किया, जिसकी वजह से वो कम बैक नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि वो अपनी टेक्निक पर वापस आ रहे हैं या कुछ मज़ीद बेहतरी आ रही है उसमें? देखिए, एक तो जो उनकी अपना कौमी टीम की तरफ से खेलते हैं तो वो नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करने को मिलता है बतौर ओपनर है। अब एक तो यहाँ पर वो कप्तान है, अपनी मर्जी से अपना नंबर उन्होंने रजिस्ट किया कि मैं बतौर ओपनर खेलूंगा वहाँ पर। एक तो उनका वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, और फिर ये कि जब माइक हैसन के साथ खेलते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी आप स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाएं, तेज़ खेलें, पावर प्ले में ज़्यादा
परफॉर्मेंस दे, यानी कि वो चाहते हैं कि बाबर आजम क्रिस गेल बनकर खेलना शुरू हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाबर की अपनी एक अप्रोच, अपने एक खेलने का स्टाइल है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको स्ट्रगल करते हुए हम दिखाई देते हैं। कुछ उनकी बैटिंग में हमें खामियां भी लोगों ने कहा कि उनकी खामियां हैं, जिस पर उनको दूर करने की उन्होंने कोशिश की है, जिससे अब थोड़ा उनकी इंप्रूवमेंट आई है। और ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है, क्योंकि आपको पता है कि PSL के बाद पाकिस्तान की टीम का जो अगला टारगेट है वो बांग्लादेश जाना। वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस हैं, 8 और 16 तारीख को वहाँ पर खेले जाएंगे। और टेस्ट में क्योंकि पाकिस्तान की जरा जो पोजीशन है वो थोड़ा नीचे जा रही है, तो इसलिए अब बाबर आजम का परफॉर्म वहाँ पर करना ज़रूरी भी है। और यहाँ पर जो उनको एतमाद हासिल होगा, इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा यूसुफ, हम अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो शुरू में हमें ये लग रहा था वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखकर कि लाहौर और मुल्तान की जो टीमें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो कहीं ना कहीं वो आगे रहेंगी, लेकिन अब हम पेशावर ज़ल्मी को उस साइड पर, उस ट्रैक पर देख रहे हैं। उसकी वजह वही है जो अभी आप बयान कर रहे हैं कि उनको अब थोड़ी सी क्या वो जेलन हुए हैं, अब उन्हें ज़्यादा उसकी समझ आना शुरू हो गया। दूसरा ये कि उनके प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पर जब लाहौर में उसके मैचेस हुए तो वहाँ पर सिर्फ 2 मैचेस उन्होंने खेले, जिसके बाद वो कराची चले गए थे। वहाँ पर उनको बड़े 8-10 मैचेस के बाद उनको मैचेस मिलना शुरू हुए। एक तो उनको रेस्ट मिल गया, अपनी टीम को कम्बिनेशन को बेहतर करने का, उसको समझने का मौका मिल गया। और फिर जैसा कि पहले मिसबा उल हक की वजह से भी इतनी तौर पर उनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर। और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल आपने देखा कि नाहिद राना जिस पेस के साथ वहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे, वो आखिरी ओवर्स में फ़र्क साबित हुए। और उसके साथ सरफुल इस्लाम ने भी अच्छी बॉलिंग की। सुफियान मुकीम ने उनके लिए खासी जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया और मैच का नक्शा पलटने में उन्होंने खासा अपना किरदार भी अदा किया। तो अब सब चीज़ें जब एक साथ अच्छी हो रही हों तो फिर टीम का कम्बिनेशन वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है और माहौल भी अच्छा बन जाता है। और फिर वही बात है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस को भी उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया है, तो अब अच्छी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। अच्छा। जब PSL का आगाज़ हुआ था तो लग रहा था कि लाहौर कलंदर की टीम बड़े अच्छे माहौल में जाएगी, लेकिन अब तस्वर भी नहीं कर सकता कोई कि वो 7वें नंबर पर चली जाएगी। अब सिर्फ पिंडीज़ की टीम उनके नीचे है, बाकी तो सारे। तो ये मुल्तान सुल्तान की जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर है वो बड़े ज़बरदस्त, उनके एक स्टाइल है, टीम के साथ जल हो चुके हैं। वो यहाँ पर हमने देखा कि वो ट्रेनिंग के दौरान भी लड़कों को अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे करवा रहे थे, कैंप्स के दौरान भी। तो ये अच्छी चीज़ है कि यंगस्टर का फ्रेंचाइज ओनर का सामने आना, जिस तरह वो गैर मुल्कियों के साथ मिलकर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टीव स्मिथ जैसा खिलाड़ी उनके पास है, अस्टन टर्नर उनके पास है, सैडल उनके पास है। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ अच्छा साइन है कि मुल्तान सुल्तान, जिसको बहुत कम टाइम मिला था अपनी टीम का कम्बिनेशन बनाने में, बहुत आखिर पर उनको ये सारी चीज़ें करना पड़ी, उनका यहाँ पर आना एक कम्बिनेशन उस लिहाज से आप कहते हैं कि बेहतर है। लेकिन कल क्या हुआ? देखिए कल मेरे ख्याल में जो आखिरी ओवर में वहाँ पर थोड़ा सा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं था और विकेट भी अच्छा था। लेकिन वो आपको जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि नाहिद राना और जो शरफुल सलाम के ओवर्स थे, जो उनकी पेस थी, इतनी पेस हमने कभी यहाँ पे देखी नहीं है PSL के दौरान। उन्होंने एक अच्छी लाइन पर बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनको जो बड़े स्ट्रोक खेलना बड़ा मुश्किल हो गया था। मोहम्मद नवाज को हमने देखा कि वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं आखिरी ओवर्स में। अगर आपके पास अच्छे मैच फिनिशर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये रावलपिंडीज़ और किंग्समैन की बात करें, किंग्समैन जो है अब बेहतरी की जानिब है, लेकिन रावलपिंडीज़ से तो सारी उम्मीदें जो है ना दम तोड़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल, पिंडीज़ के तो अब मेरे ख्याल में कोई चांसेस भी लग नहीं रहे। किंग्समैन ने वापसी की है, उनके पास मैक्सवेल का आना, थोड़ा सा उनको हौसला मिला है। और कहते हैं ना कोई खिलाड़ी लकी भी होता है, बाज़ का टीम में आने से थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो अब किंग्समैन का ऊपर आना मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के जो PSL के में मुकाबलाबाजी का जो रुझान है वो बेहतर हुआ है। और अब लाहौर के अंदर के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो टॉप 4 में जगह बना पाएंगे। तो उसके लिए उनको इतनी तौर पर मेहनत करना पड़ेगी और अपनी परफॉर्मेंस में। इन दी एंड क्विकली बता दें, कोई शायकीन की वापसी के लिए कुछ हो रहा है? शायकीन को अलाउ किया जा रहा है? जी ना, जिस तरह की अब चीज़ें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में जो PSL का जो तीसरा लेग होगा जो 21 तारीख से शुरू है, जिसमें लाहौर और कराची दोनों जगह पर मैचेस होंगे भैया के वक्त, वहाँ पर मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान सुपर लीग में 50% जो क्राउड है उसको इजाज़त मिलने का। अच्छा, तो प्ले ऑफ में किस किस को देख रहे हैं? क्विकली प्ले ऑफ में तो मुल्तान सुल्तान है, पेशावर ज़ल्मी है, और उसके साथ साथ अगर आप समझते हैं कि जो टीम ऊपर आ सकती है, अभी भी उनके पास मौके हैं, वो लाहौर कलंदर की टीम है। वो कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी ऊपर आने के लिए, मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन चांसेस उनके पास हैं। बाकी पेशावर ज़ल्मी के पास भी अच्छा मौका है कि वो ऊपर आकर अपना परफॉर्मेंस दिखा सकती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद है। PSL सीजन 11 को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर हर पीर से बुध रात 8 बजे नशर होने वाला ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास अब अपने तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और कहानी अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है जहां जज्बात, गलतफहमियां और रिश्तों की कशमकश पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मोहब्बत और तकदीर के दरमियान झूलती ये कहानी अब धीरे धीरे अपना असल रंग दिखाना शुरू हो गई है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राज भी बेनकाब हो रहे हैं और रिश्तों की हकीकत सामने आ रही है। और जब बात हो इतनी गहरी कहानी की तो उसे जिंदा करने के लिए चाहिए होती है लाजवाब परफॉर्मेंस। बिलाल अब्बास खान और सारा खान ने अपनी जानदार अदाकारी से इस सफर को और भी असरअंदाज बना दिया है। हर मोड़ पर एक नया सवाल जन्म ले रहा है, आखिर अंजाम क्या होगा? क्या मोहब्बत अपनी मंजिल को पहुंचेगी या हालात सब कुछ बदल देंगे? आइए प्रोमो देखते हैं। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देवदास के धोखे में से कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगी। मुझे तो लगता है मोहब्बत से मेरी जंग आखिरी सांस तक लड़ेगी। तुम्हारी को शुक्र करो उसकी जान बच गई, वरना मैं तुम्हारी सच में जान ले ली थी। वो लड़का गुलबानों से निकाह करने का और मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता उसके बारे में उतारो। उसको देखकर ये देखना है कि ऐसी क्या बात है उस लड़के में जिसके लिए वो मेरी जान लेने को तैयार थी। भाई ये हार्ट थ्रोब हैं बिलाल अब्बास, तो आजकल आपको पता ही है कि किस तरह से लोग दीवाने हुए पड़े हैं और जो जोड़ी दिखाई दे रही है ना हमें सारा के साथ, खासतौर पर दोनों जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ना वो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर मैं तो सारा की बात करें मैं वही कह रहा हूँ ना, जोड़ी आपको वैसे बड़ी अनयूजुअल और बड़ी एक रिफ्रेशिंग सी जोड़ी लग रही है। जो भी किरदार निभाती है ना बिल्कुल उसके रंग में रंग जाती हैं और फिर उससे ज़रा जो देखने का मज़ा है वो दुबाला हो जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त। और बाकी अगर किरदारों की बात करें तो वो भी बड़े बेहतरीन किरदार हैं। तो जनाब ये जो सीरियल है इसे हम तो मिस नहीं कर रहे, आपको भी मिस नहीं करना चाहिए। तो फिर से आपको बताते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ जनाब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।